पेपर का सॉल्यूशन हमने कर लिया। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस। इनको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन जनरली आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम से लिए जाते हैं या किसी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट से लिए जाते हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम द चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन ओनली। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो जो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये तो मैंने आपको आपके पेपर में भी दिया था, मॉक टेस्ट में भी दिया था। तो हम एक बार देख लेते हैं सबको बारी बारी। ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जितना ये वाला था। ये वाला हमने चूज किया था कि हम इसको आपको दिखाएं। तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि ये Sunitha takes about 2 gram ferrous sulfate crystals in dry boiling tube and heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in the figure। यहाँ पे FeSO4 का फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है अपॉन हीटिंग FeSO4। वो पहले तो पेल ग्रीन कलर का होता है, उसका कलर गायब हो जाता है क्योंकि उसका जो अभी वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो रिमूव होता है पहले, और उसके बाद वो एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस कलरलेस होता है। उसके आगे की रिएक्शन ये है जिसमें FeSO4 अपॉन गेटिंग डीकम्पोज्ड ड्यू टू हीट gets converted into Fe2O3 plus SO2 and SO3 are the gases which are released in this reaction। तो इसमें दो ऑब्जर्वेशन खास करके हमने याद रखी थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो एक फिजिकल चेंज है जिसमें आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दिया है। तो इसमें हमने देखा था कि नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। उसका रीजन है रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपॉन हीटिंग। दूसरी बात जो है दैट इज जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था कि अब जो सब्सटेंस आपने जो पाउडर डाला हुआ था उसका कलर क्या हो जाएगा। तो क्योंकि SO2 SO3 गैसेस तो निकल जाएंगी और जो रेजिड्यू बचा रहेगा वो Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए थे, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज। द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग इज, तो हमने यहाँ पे ब्राउन लिखना था। लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए कि जो गैसेस यहाँ पे निकलती हैं SO2 and SO3 they have suffocating smell of burning sulfur। इस तरह से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 बीकर्स। अच्छा, एक चीज और मैं आपको आपका जो मॉक का कल सॉल्यूशन आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 28 था, हाँ 28 का ऑप्शन बी है एक तो वो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 28 का तो बी आपको बताया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका ऑप्शन ए बताया हुआ था, वो बी है, ठीक है। 31 का बी है, ये बात ध्यान रखें। अब आप देखें कि 3 beakers labeled as P, Q and R, each containing 25 milliliter of water were taken। A small amount of sodium hydroxide, anhydrous copper sulfate and sodium chloride were added to the beakers P, Q and R respectively। मतलब यहाँ पे NaOH, CuSO4 and NaCl। एनहाइड्रस मतलब आप समझ गए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने उसका रिमूव किया हुआ है। तो आपने इसको पानी में डाल दिया तो ये बन गया, सॉल्यूशन बन गया उसका। It was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in beakers P and Q, whereas in case of beaker R there is the temperature of the solution falls। Which one of the following statement or statements is or are correct? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हीट बढ़ रही है, तो मतलब ये दोनों में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो बस ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन हमको लिखना है। हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन बीकर्स P and Q एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज टेकन, हैज अकर्ड। तो P and Q में एक्सोथर्मिक हुआ है, ये बात ठीक है। इन बीकर्स P and Q एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, ये तो गलत है। इन बीकर R एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, ये भी गलत है। इन बीकर R एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, ये सही है। तो 1 and 4 C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रमेश इज a science teacher in Kendriya Vidyalaya। He asked Sunitha to perform following activity steps with lead nitrate powder। lead nitrate PbNO3 वोल्टवाइज हम उसको हीट करते हैं तो PbO येलो कलर का रेजिड्यू, NO2 रेडिश ब्राउन कलर की गैस और ऑक्सीजन दैट इज
कलरलेस गैस, ये 3 चीज़ें निकलती हैं। इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट बोलते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ tongs एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन द फिगर। आपने भी ये देखा हुआ है, हाँ, क्लासरूम वालों ने भी और जो ऑफलाइन आ रहे हैं उन्होंने भी, हमने ये चीज़ क्लास में की हुई है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या क्या होगा इसके ऑब्जर्वेशन। हमने इसके 4 ऑब्जर्वेशन बताए थे। सबसे पहला, एक चटर पटर का साउंड आता है, उसको हम बोलते हैं क्रैकलिंग साउंड। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे बॉइलिंग ट्यूब हमारा टूटने वाला है। फिर उसके बाद रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, तो बैकग्राउंड में हमको रेडिश ब्राउन दिखाई देता है कि वाइट बैकग्राउंड में हम देखते हैं रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है और टेस्ट ट्यूब की वॉल्स रेडिश ब्राउन हो जाती है। और येलो कलर का रेजिड्यू लेड नाइट्रेट बनता है। और ऑक्सीजन का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाते हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलने लगती है। ये 4 ऑब्जर्वेशन में से किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Which of the following product is formed in above process? तो ये यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनता है PbO, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। An experimental arrangement of formation of gas is shown in the figure। क्या दिख रहा है यहाँ पे हमको? बैटरी दिख रही है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिख रहा है, ग्रेफाइट रॉड दिख रही है हमको, तो यहाँ पे और वाटर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। और यहाँ पे A और B 2 गैसेस हैं। हाइड्रोजन कैथोड पे मिलता है, एनोड पे ऑक्सीजन मिलता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम में 2:1 का गैप होता है। तो विच गैस इज प्रेजेंट इन ट्यूब A? दिस इज A, तो दिस इज हाइड्रोजन। बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए वो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, फिर देखो आगे ये तो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं आप समझ गए होंगे कि फोटोलिसिस है, हाँ। और द सिल्वर क्लोराइड प्लेस्ड अंडर द सनलाइट एज शोन इन द फिगर, सिल्वर क्लोराइड AgCl व्हेन exposed to sunlight gets decomposed and the process is called as photolysis, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। तो फोटोलिसिस में द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम इज, जब वो सिल्वर बन जाता है तो वो ग्रे कलर का होता है। यही चीज हमने ऑब्जर्वेशंस में सीखी है हमेशा। तो ग्रे ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है हमको, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको नॉलेज है तो। वन डे Mohan was performing an experiment in the laboratory. By mistake, he leaves the iron nail in the copper sulfate solution for 1 week. एक वीक के लिए copper sulfate solution में उन्होंने iron nail छोड़ दिया, भूल गए छोड़ के। तो ये डायग्राम आप समझते हो, स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगाया हुआ, टेस्ट ट्यूब में एक थ्रेड की हेल्प से आयरन नेल्स लटका दिए हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। आयरन नेल ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन टाइप का कुछ कोट नहीं हो कोई, और आयरन शुड बी एक्सपोज टू कॉपर सल्फेट। ऐसा करके अगर छोड़ देंगे तो आपको पता है इसमें क्या होगा। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें आयनाइज फॉर्म में कॉपर और सल्फेट है, तो कॉपर को हटा करके आयरन उसकी जगह पे आ जाएगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा, जिसका एक्वा सॉल्यूशन पेल ग्रीन कलर का या लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो पहले उसका कलर ब्लू था, अभी उसका कलर पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन हो गया है। तो अदर देन दैट एक चीज और कि जो आयरन नेल है उसके ऊपर हमको रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिखाई देता है। दिस डिपोजिशन इज कॉपर, क्योंकि कॉपर आयंस जब आयरन नेल पर आते हैं तो आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स दे गेट डिपॉजिटेड देयर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर एटम्स। तो वो कॉपर एटम्स का रेडिश ब्राउन कलर डिस्प्ले होता है ऑन द आयरन नेल। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो आफ्टर 1 वीक द कलर ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन इज, अब क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। पहले क्या था, पहले वो ब्लू था, अभी वो पेल ग्रीन। अपन इन्होंने पेल नहीं लिखा लेकिन ग्रीन हमें पता है कि फेरस सल्फेट का कलर होता है। चलिए और देखें, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड मिक्स टुगेदर एज शोन इन द फिगर। ये भी आपकी एनसीईआरटी का है, क्लास में भी हमने किया है। आपने अच्छे से देखा है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों व्हाइट कलर के पाउडर्स हैं।
जब सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं व्हाइट कलर के पाउडर्स हैं, वैसे ही दिखते हैं जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट दिखता है, नमक सोडियम क्लोराइड जैसा दिखता है, वैसे ये भी दिखते हैं। लेकिन इनको जब अपन पानी में डाल के और डिजोल्व कर लेते हैं तो वो कलरलेस सॉल्यूशंस बनाते हैं। जब हम उनको मिला देते हैं तो वाइट कलर का रेजिड्यू बनता है, सॉरी प्रेसिपिटेट बनता है, नॉट रेजिड्यू, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। उस प्रेसिपिटेट को हम बेरियम सल्फेट बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये हमको दिखाया हुआ है। विच कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब? वाइट, है ना, कलर पूछा है, विच कलर ना, बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर पाउडर इज हीटेड एज शोन इन द फिगर। इसको देखते ही, इस डायग्राम को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये तो रेडॉक्स का एग्जांपल है, जिसमें रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर वाज हीटेड and in presence of atmospheric oxygen it reacts to form a black colored substance CuO, copper 2 oxide, हाँ, या हम उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो which reaction shows the above process? इस रिएक्शन में मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये जो ब्लैक कलर का हो गया था, उसके बाद हमने कहा था कि हाउ टू रीगेन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, तो उसके लिए इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, और हाइड्रोजन बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट वो CuO की ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और वापस से रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर बन जाता है। तो which reaction shows the above process? Cu plus O2 CuO, ऐसा ही हुआ है, सही बात है, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ। अब ये बैलेंस्ड भी है क्या, ये चेक करना है, तो बिल्कुल ये बैलेंस दिख रही है, दो कॉपर दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये सही है। Cu plus O2 CuO यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वही है जो बैलेंस्ड है। The reason of color change of silver anklet after few days, एंकलेट क्या होता है, वो एंकल में जो पायल ना, सिल्वर का पायल है, एंकलेट है, उसका कलर चेंज हो जाता है। सिल्वर के किसी भी आर्टिकल का कलर क्यों चेंज हो जाता है? क्वेश्चन कहाँ से आया? करोजन से आया। अगर एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है तो वो स्लोली रिएक्शन करके H2S के साथ में स्लोली रिएक्शन करके Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बनाता है, विच इज ब्लैक इन कलर। सो दिस ब्लैक कलर लेयर कैन बी सीन इफ सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। And more importantly, in industrial areas where H2S concentration in air is more, there we can expect a quick response like this on the anklet. तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, जो ब्लैक कलर आया या कलर चेंजिंग ऑफ सिल्वर एंकलेट आफ्टर फ्यू डेज इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। पहला ही ऑप्शन ठीक है आपका, नाइट्रेट या क्लोराइड या ब्रोमाइड नहीं बन रहा है ना। वही बातें पूछी जा रही है जो आप पहले से जानते हो, कोई खास बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं। द साइंस टीचर ऑर्डर्ड टू मोहित डन टू डू द फॉलोइंग प्रैक्टिकल स्टेप्स विद magnesium ribbon. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. आपने ये चीज़ देखी हुई है, करते हुए आपने देखा है, हमने क्लास में की थी, हाँ, वीडियो पे भी किया था, ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं उन्होंने भी और ऑफलाइन वालों ने भी किया है। ये चीज़ क्या किया है कि जो ग्रे कलर का हमारा मैग्नीशियम रिबन था उसको विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर हम क्लीन करते हैं तो वो चमकने लगता है, और फिर हम जब उसको जलाते हैं तो वो एकदम डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है। हमने कहा था कि इसको डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए, ये आईज के लिए अच्छा नहीं है। वाइट कलर के एशेस बनते हैं जिसको हम वाइट रेजिड्यू भी बोल सकते हैं, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दिस इज बेसिक इन नेचर। इसको पानी में डाल करके लिटमस टेस्ट किया था तो हमें पता चला था कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि जो बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी है वो बहुत स्ट्रांगली नहीं शो कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। It takes approximately 25 to 30 seconds to change the color. Otherwise सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा है कि इंस्टेंटेनियसली कलर चेंज कर देता है, रेड टू ब्लू ये नहीं कर पाता उतना जल्दी, इसका मतलब वीक बेस है। तो इससे रिलेटेड ही कोई बात पूछेंगे, ये बात हमको पता चल गई। तो आप देखें क्या किया, पहले क्लीन, अब मैग्नीशियम रिबन क्यों क्लीन किया? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर थी, सो दैट द मैग्नीशियम कैन गेट एक्सपोज टू ऑक्सीजन। Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in the figure. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes.
तो ये बात तो हम जानते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस Mg + O2 MgO, हाँ, और कोई दूसरी तो है भी नहीं सिमिलर, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीशियम रिबन जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन। Then one more question. The science teacher said to Ram to perform an experiment with lead nitrate and potassium iodide. Very important question. Lead nitrate PbNO3 ऑल्टवाइज आपने देखा था व्हाइट कलर का पाउडर है, पोटेशियम आयोडाइड भी व्हाइट कलर का पाउडर है। आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया है तो वो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन दोनों आपको दिखेंगे, जैसे ही आप मिलाओगे इंस्टेंटेनियसली येलो हो जाएगा। आई होप यू रिमेंबर ब्यूटीफुल येलो कलर inside the test tube instantaneously formed। सबने देखा है ये, अब आपको याद भी होना चाहिए। अब ये जो बन गया येलो कलर का, वो है क्या? येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो बन गया वो क्या है? दैट इज PbI2 लेड आयोडाइड, और साथ में कलरलेस सॉल्यूशन भी बना है, दैट इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा अब इनमें से आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज येलो कलर फॉर्मेशन इन द टेस्ट ट्यूब इंस्टेंटेनियसली। खैर इसमें यहाँ पे इक्वेशन है यहाँ पे भी, तो हम देख लेते हैं। विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर? लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, PbI2, KNO3। ये फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में सेम रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन सॉरी लास्ट वाले में एक फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट का। तो PbNO3 ऑल्टवाइज आपको फॉर्मूला लिखना भी ठीक से आना चाहिए, कि है PbI2 KNO3। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के, कोई जल्दबाजी नहीं करें, बहुत आसान आराम से पढ़ के। सब क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, आपने जो नहीं पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ आएगा नहीं किसी भी हाल में। हाँ, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन भेजने वाले हैं। किसी को चैलेंजिंग लगेगा तो उसी को चैलेंजिंग लगेगा जिसने बुक नहीं पढ़ी है ठीक से। अभी भी रिवीजन का टाइम है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उनको बारी बारी देखते जाओ, और एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी जो आपको करवाए हुए हैं उनको भी आपने बहुत ढंग से करने, और जो अभी भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। हम आने वाले टाइम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम सामने लेकर के आएंगे ना। आज हमने जो बात की वो केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर थी, कल दूसरे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे बारी से, है ना। थैंक यू।